बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, हम सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास ये कुछ फार्मूलाज हैं, हम इनको देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से जो स्टेटमेंट्स होंगी उनके ही अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है n यानी कि साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब साइड्स आपको कैसे पता लगेंगी? सारे के सारी, जैसे पेंटागोन, डेकागोन, इसी तरह सारी हेक्सागोन, सारी साइड्स आप जो हैं वो आप देख लें। मतलब आपको बुक में सारी दी हुई हैं, एक टेबल बना के दिया हुआ है, उसके आगे लिखे हुए हैं कितनी साइड्स हैं सबकी, तो वहाँ से आपको साइड्स का पता लग जाएगा। इसी तरह सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, जैसे इंटीरियर अंदरूनी एंगल्स की बात है की गई है, इसी तरह एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो सारे किसके इक्वल होते हैं? 360 डिग्री के। अब हर इंटीरियर एंगल जो है उसका फार्मूला हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिख के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड किया जाता है। हर इंटीरियर एंगल जो है वो डिवाइडेड बाय n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स किया जाता है, जबकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 डिग्री के इक्वल था। तो हर एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 डिग्री के साथ नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड करके निकाला जाएगा। तो ये जो चार आपके पास फॉर्मूलाज हैं इनको आपने याद कर लेना है और फिर आ जाना है क्वेश्चंस की तरफ। अब ये भी याद रहे कि वो जो टेबल है आपकी बुक पे बना हुआ है, जिस तरह यहाँ पे डेकागोन है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, इस तरह सारे के सारे आपके पास साइड्स के हवाले से लिखे गए हैं कि वो कितनी साइड्स का एक जो शेप है वो कितने साइड्स की होती है। तो वो सारी आपके पास एक टेबल की फॉर्म में बनाएगी, आपने उसको पहले याद कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागोन। मैंने आगे लिखा हुआ है कि डेकागोन की साइड्स कितनी होती हैं? 10 साइड्स होती हैं। अब देखें, इसका मतलब है कि मेरे पास n जो है, नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लिया। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा किसका? इंटीरियर एंगल्स का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब n देखें, n हमारे पास क्या है? 10, तो यहाँ पे आ गया 10। इसी तरह माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 10 - 2 इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 1440 डिग्री। और ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपने फॉर्मूलाज को याद रखना है और शेप्स की साइड्स को याद रखना है। इसके बाद सेकंड जो है वो है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं? 6। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ईच इंटीरियर एंगल का, क्योंकि हमने यही फाइंड करना है ना। तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2, वही फॉर्मूला पहले लिखेंगे और उसको फिर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे n के साथ। अब करते हैं इसको। n हमारे पास क्या है? 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6। 6 - 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6। 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, इसी तरह 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18 होता है ना, तो ये आ जाएगा 6 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आया है? 120 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। अब एक्सटीरियर एंगल की बात की जा रही है, याद रहे। तो सबसे पहले तो हमने पेंटागोन की साइड्स बतानी है। पेंटागोन की कितनी साइड्स होती हैं? 5।
ये आपको याद हो जाएंगी, फिर आपको बहुत इजी लगेगा। तो 5 साइड्स होती हैं, हमने क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल को निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसका सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। जबकि हमने क्या फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे देखिए मैं लिख चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, 360 डिग्री को डिवाइड कर देना है किसके साथ, 5 के साथ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35। तो यहाँ पे एक चला गया, तो 5 2 टाइम 10 आ गया। इसका मतलब है 72 डिग्री जो है वो हमारा इसका आंसर आ चुका हुआ है। ये आप देख सकते हैं। थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260, यानी कि सम हमें दे दिया गया है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, कितना दिया गया है, 1260, यानी कि 1260 डिग्री। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये आगे आपने लिख लेना है ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखें सम हमारा कितना है, 1260, हमने इसको यहाँ पे लिखा, इज इक्वल टू, नंबर्स हमें नहीं पता, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या करना है, n को इधर ही रहने देना, बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं इसके साथ नंबर्स हैं वो सारे के सारे दूसरी साइड पे ले जाने, ताकि हमारे पास n का आंसर आ जाए। अब ये जो n-2 है इसके साथ 180 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो दूसरी साइड पे ये आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया, बाकी 126 को डिवाइड कर लेंगे 180 के साथ। देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है 7, यानी कि 18 1 टाइम और 18 7 टाइम 126। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया, n-2 इज इक्वल टू 7 आ गया। इसको मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ, n-2 इज इक्वल टू 7। अब देखें ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो ये आ जाएगा 7 + 2, 7 + 2 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि हमारे पास साइड्स कितनी हैं, 9 साइड्स हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है। पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होती हैं, 9। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे सारे फार्मूलाज थे ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें कैसे फार्मूलाज और कौन से फार्मूलाज आ सकते हैं। चलें जी इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये हमारे पास दी गई है, इसका नाम है ABCD, जिसमें से मेजरमेंट एंगल AB जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, AD जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है और BAD जो है वो 45 डिग्री के इक्वल है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD। आपने क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है ABCD के, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का। वो फॉर्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम यहाँ पे देख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब हाइट जो है वो कौन सी है, D और E वाली, जिसका जो यहाँ पे A का एंगल है वो क्या है हमारे पास 45 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, हम हाइट के लिए फॉर हाइट DE की हाइट की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यही हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, साइन एंगल A इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय AD। क्यों DE डिवाइडेड बाय AD हुआ है मैं ये भी आपको बताती हूँ। जैसे हमने याद किया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। अब थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ठीक है, ये हमने सारा याद किया था ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। आई थिंक 6th चैप्टर में हमने ये याद किया था। अब वही चीज जो है उसको हमने यहाँ पे यूज करना है कि सम पीपल हैव, DE जो है वो इसका परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे DE लिखा है। और सम पीपल हैव यानी कि A और D जो हैं वो इसकी बेस हैं,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए और डी। और हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, ए का एंगल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। तो यहाँ पे आ गया साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू डी ई, चूंकि हमने फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय ए डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है, तो ये आ गया 6। अब साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 0.707। आप सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें साइन 45 डिग्री तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डिग्री की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ साइन 45 लिखें। अच्छा, तो इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है उसको हम क्या करेंगे, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो 6 है वो डी ई के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.242। ये तो आ गई है जी हमारे पास इसकी हाइट। अब देखें वो जो फार्मूला मैंने पहले लिखा था, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, उसको यहाँ पे लिखते हैं अगेन। एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें देखें हाइट भी हमारे पास आ चुकी हुई है। हाइट क्या है, 4.242। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बेस हमारे पास क्या है, ए बी, और वो क्या है 10। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया। एरिया हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 44.242। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 42.42। अब सेंटीमीटर की बात हो रही है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, लेकिन एरिया में हमेशा सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया जाता है उसका स्क्वायर लगता है। तो इसका मतलब है हमारे पास एरिया का क्या आंसर है, 42.42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या है जी, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ मेजरमेंट एंगल DAB इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल अदर एंगल्स। आपने बाकी सारे एंगल्स इसके फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। उसकी 4 साइड्स हैं, A, B, C और D। और एंगल कौन सा है, DAB वाला। ये जो DAB है ये हमारे पास कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, अब हमने इसके थ्रू क्या करना है, बाकी सारे एंगल्स को भी फाइंड कर लेना है। यहाँ पे हम लिखते हैं मेजरमेंट एंगल BAD या DAB जो भी है इज इक्वल किसके है, 70 डिग्री के इक्वल है। अब जो इसके ऑपोजिट एंगल होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, ऐसा ही है ना। जो ये वाला एंगल है इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट एंगल होता है वो सेम होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस, चूंकि हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो अगर हमारे पास ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, अगर इन तीनों का एंगल 70 डिग्री है तो ऑब्वियसली इन तीनों का एंगल भी 70 डिग्री ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सो BCD इज इक्वल टू 70 डिग्री, ऑल्सो 70 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास ये BCD का एंगल भी 70 डिग्री आ चुका है। तो हम कहते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि जैसे आप ट्रायंगल देख लें ना, इसमें से ये तीनों एंगल्स और ये तीनों एंगल्स, ये तीनों एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। इसके थ्रू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं, सो वी कैन से कि मेजरमेंट एंगल BAD जो है, ये वाला जो मैंने आपको बताया BAD ADC के साथ प्लस करने से, ADC के साथ प्लस करने से 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखें BAD किसके इक्वल है, 70 डिग्री के, हमें पता था पहले से ही।
इसको प्लस करेंगे, क्या हमारे पास मेजरमेंट एंगल ADC है? नो, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, 180 डिग्री एज इट इज इधर आ जाएगा। अब हमने इसका आंसर निकालना है ना, तो ये 70 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो मेजरमेंट एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो ये हमारे पास आ चुका है मेजरमेंट एंगल ADC का। अब अगर हमारे पास मेजरमेंट एंगल ADC 180 डिग्री का है, 110 डिग्री के है, सॉरी 110 आंसर है ना, तो अगर ADC 110 डिग्री के है तो ऑब्वियसली ABC भी 110 डिग्री के होगा। और इसका जो अपोजिट एंगल था ये वाला, ये किसके इक्वल था? सेम 70 डिग्री के। इस तरह हमारे पास चारों एंगल्स आ चुके हैं। मैं यहाँ पे सारे लिख लेती हूँ कि सबसे पहले तो हमारे पास BA मेजरमेंट एंगल BA, यहाँ पे D है, अच्छा ये D है, मेजरमेंट एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर ये BAD था, फिर यहाँ पे CD और B, मेजरमेंट एंगल BCD या DCB जो भी आप लिखना चाहते हैं वो भी 70 डिग्री के इक्वल होगा। फिर हमारे पास आंसर आया किसका? मेजरमेंट एंगल ADC का। ADC का आंसर आया जो कि 110 डिग्री आया था। अगर ADC 110 डिग्री के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ऑब्वियसली हमारे पास ABC भी 110 डिग्री के होगा इक्वल। और इस तरह हमारे चारों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। A shape is created by cutting a square in half diagonally and then attaching a right angle triangle to the hypotenuse of each half। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक स्क्वायर की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमने एक शेप ली है और उसको वो शेप कहाँ से बनी है? एक स्क्वायर को हमने हाफ कट किया है डायगोनली कैसे होता है? ऐसे करके हमने उसको कट किया है। एंड देन अटैचिंग आ राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो उसके साथ ऐसे, ये वाली ट्रायंगल जो है वो इसके साथ हमने दोबारा अटैच कर दी है टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ। और वो कह रहे हैं कि हर जो हमारे पास हाफ है ना, उसका जो हाफ है वहां से हमने हाइपोटेन्यूज के थ्रू इसको अटैच किया है। अब वो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसलेट एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू स्लोप। अब सबसे पहले तो आपको टेसलेट का पता होना चाहिए। अब इसका मतलब ये होता है कि ऐसा रिपीटिंग पैटर्न, या ऐसे जैसे आपके घर में टाइल्स लगी हुई है ना, वो वही शेप बार बार रिपीट करनी है। ठीक है, एक शेप की जैसे टाइल लगी हुई है उसी शेप को आप देखेंगे वो बार बार रिपीट हो रही है, जिसको टाइल्स कहते हैं। तो दैट कंप्लीटली कवर्स अ फ्लैट सरफेस। ऐसे ही है, वो कंप्लीटली एक फ्लैट होती है ना, बिल्कुल वो एक फ्लैट सरफेस को कवर कर रही है विदाउट एनी गैप, और ना ही उसके बीच में कोई गैप है। ठीक है, उसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई ओवरलैप्स नहीं है। वो उस जगह को, उस फ्लैट को बिल्कुल आसानी से उस सरफेस को कवर कर रही है। और वो देखें वो शेप भी बिल्कुल सेम ही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर को बीच में से डायगोनल की तरह कट करें तो यहाँ पे जब वो हमारे पास कट हो जाती है, अगेन हम उसी तरह की शेप बाद में उसको दे देते हैं तो वो अगेन वैसे ही यहाँ पे शेप बन जाएगी। अब आप सारे घर पे अगर टाइल्स इस डायगोनल की लगवाएं, इस डायगोनल की, स्क्वायर की ना लगवाएं, इस डायगोनल की लगवाएं, तो सब में आपको कट तो नजर आएगा लेकिन ना कोई गैप होगा, ना कोई ओवरलैपिंग होगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसलेट, क्यों ये शेप टेसलेट होगी, एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू स्लोप, और आप बताएं कि वो जो कट हुई है उसकी इंटीरियर एंगल की स्लोप क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यस द स्लोप कैन टेसलेट, होगी ना टेसलेट,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें वैसे ही जैसे टाइल यहाँ पे कट रही है और फिर दोबारा नई टाइल उसी की तरह लग रही है, तो ये टेसिलेट तो होगी, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई गैप नहीं होगा, लेकिन कट होगा। इट इज मेड विद ट्रायंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास सबका एंगल सेम है। ये 45 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा ही है ना। सबका एंगल सेम है, विच फिट्स टुगेदर नीटली विदाउट गैप्स, जो कि फिट हो रहा है, इकट्ठे फिट हो रहे हैं, नीट, बिल्कुल नीट है, विदाउट गैप्स, किसी गैप और ओवरलैपिंग के बगैर। अब यहाँ पे मैंने देखा है कि 1/2 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ट्राइंगल, ऐसे ही है ना। अगर हम स्क्वायर को डायगोनली कट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली शेप बन जाती है, और ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को हमने बोला कि इस ट्राइंगल में दो 45 डिग्री के एंगल हैं। ये देखें ऐसे एंगल है ना, पहला एंगल ये वाला 90 डिग्री का है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल का 45 डिग्री एंगल, और इसका बिल्कुल जो ऑपोजिट एंगल है वो भी 45 डिग्री ही होता है। तो तीन एंगल्स आ गए, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अब दूसरा जो है ऑब्वियसली वो भी उसी तरह का कट हुआ है, तो उसका भी 45 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री ही एंगल्स होंगे। हम सारे एंगल्स को टोटल करेंगे तो हमारे पास कितने एंगल्स आ जाएंगे? 360 डिग्री। तो ये जो है ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं सारे के सारे, क्योंकि हमने इसके इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करना था, तो ये हमारे पास इसके एंगल्स आ चुके हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।